दिल्ली के एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पे अभी के लिए तो स्टे लग गया है, लेकिन क्या ये दोबारा लौटेगा? क्या आपको अपनी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी अभी बेचनी चाहिए? और क्या आपको दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदने का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन है वो लोग जिनको अभी अपनी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां बेचने से रुकना चाहिए? और क्या आप एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी लेके बाद में खुश रह पाएंगे? तो ये सारे सवाल भाई मेरे पास आए थे जब हमने वीडियो डाला था एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के ऊपर कि विक्रम भाई इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दो, इसके ऊपर हमारे को क्लैरिटी चाहिए। तो आज ये सारे जितने भी सवाल हैं आपके, इन सब की क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फ्रेंड्स लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या ये रूल वापस आ सकता है? जी हाँ, ये आ सकता है, क्योंकि जो एक टाइमलाइन थी दिल्ली एनसीआर की वो थी 1 नवंबर 2025 की, और जो पूरा दिल्ली एनसीआर रीजन है उसको जो स्टार्ट करना था वो 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन अभी के लिए सरकार थोड़ा सा चिंतन कर रही है इसके ऊपर कि वो खुद कश्मकश में है। देखो, उन्होंने स्टे तो लगा दिया, लेकिन दिल्ली में तो ऑलरेडी 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल ऑलरेडी बैन थे। लेकिन पेट्रोल पंप पे फ्यूल ना मिलने वाली रोक तो अब लगी थी, लेकिन वो रोक तो हट गई। लेकिन अभी भी अगर आपका वाहन चलता हुआ पकड़ा गया तो जो एनजीटीओ सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आई है उसके तहत वो आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं भाई। तो इस स्टे के बाद थोड़ी बहुत ढील जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरीके से अभी राहत नहीं मिली है। तो पूरी राहत तो भाई जब प्रॉपर एक ऑर्डर आ जाएगा नेक्स्ट, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो भाई अब आराम से बंदे चला रहे हैं, गाड़ी चालान भी कट रहे हैं और फ्रीली भी घूम रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो आपको अभी इस सिचुएशन में करना क्या है? देखो, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली रजिस्टर्ड है और आपकी गाड़ी मेंटेन्ड है तो आप किसी बाहर के डीलर से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं इनके ऊपर डाल के आप ट्राई कीजिए। जो आपके लोकल डीलर हैं वहाँ के, वो आपको अभी रेट नहीं देंगे भाई उस हिसाब से, क्योंकि उनको तो पता है कि इसकी तो मजबूरी है, इसको बेचनी है। ठीक है, तो आप किसी यार दोस्त, किसी को बाहर पूछो, कोई भी आपका रिलेटिव हो किसी दूसरी स्टेट में कि भाई तेरे को गाड़ी चाहिए या ऐसे कुछ, तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को ना बाहर थोड़े से बेटर रेट पे बेच पाएंगे। नहीं तो जिस हिसाब से उन भाई साहब ने अपनी गाड़ी जो 2.5 लाख में मर्सिडीज बेची है एमएल जो है, तो 2.5 लाख की गाड़ी नहीं थी भाई वो। इतना तो बाद में स्क्रैप में बेच देता, लाख 1.5 लाख तो जब भी मिल जाता और बेनिफिट ले लेता। तो वो तो मूर्खता है भाई, 2.5 लाख में अपनी गाड़ी बेचना। तो अगर आप 2.5 लाख में गाड़ियां बेचे तो कोई फायदा नहीं है भाई बेचने का। अब आपको कौन लेगा? कौन? अरे लेंगे भाई, बिकेंगी। ये एक पैनिक सिचुएशन थी। आप एक चीज देखो, जब भी कोई एक पैनिक सिचुएशन आती है उसमें कोई ना कोई फायदा उठाता है और किसी ना किसी का नुकसान होता है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन थी इसके कारण ही उनकी गाड़ी सस्ते में बिकी। नहीं आपकी सेल हो रही है तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लो, घर पे खड़ी कर लो, दूसरी गाड़ी इस्तेमाल कर लो भाई। जिसके पास लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी जो रखेगा वो दूसरी गाड़ी तो रखेगा भाई। ठीक है, तो आप अपनी दूसरी गाड़ी जब तक इस्तेमाल कर लो, जल्दबाजी मत करो उसको बेचने में। यहां से आप अपने किसी नॉन के वहां की एनओसी करवा लो, उसका नंबर चेंज करवा दो, समझे? यहां से दिल्ली से एनओसी लो, किसी अदर स्टेट का ले लो, जैसे चंडीगढ़ के एनओसी ले लो, आप हिमाचल के एनओसी ले लो, आप यूपी के एनओसी ले लो, कि आपको लगता है कि जहाँ जिस जगह मेरी गाड़ी सही से चली जाएगी या मेरा कोई रिलेटिव वहाँ रहता है उसके नाम करवा दूँ मैं। ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी की यहाँ से एनओसी ले लो, लेकिन उसमें भी खर्चा है आपका। वो आऊँगा उस पॉइंट पे कि दिल्ली रजिस्टर्ड जब आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको खर्चा भी क्या बेयर करना पड़ेगा। और अब आते हैं खरीदने के ऊपर कि भाई दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदने में फ़ायदा है। जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा है। जैसे मैंने इसमें बताया कि लोग अब अपनी गाड़ियाँ जल्दबाजी में पैनिक सिचुएशन में गाड़ियाँ बेच रहे हैं, और जहाँ जिनकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख थी तो वो 7-8 में आराम से बेच रहे हैं। 7-8 छोड़ो, 5-6 तक भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा टकरा जाता है, मैंने देखो दोनों की बता दिया आपको। बेचने वालों को बता दिया कि भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा आप बातचीत करो तो रेट आपका थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। और खरीदने वाले भाई वही सोचता है ना, देखो सेल परचेज में, कि बेचने वाला सोचता है मेरी ज़्यादा बिक जाए और खरीदने वाला सोचता है मुझे कम से कम में मिल जाए। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा है। लेकिन जब आप गाड़ी यहाँ से खरीद के लेके जाओगे, देखो चेक वगैरह करवा लेना भाई गाड़ी को तसल्ली से, अपने मैकेनिक लेके आना, साथ में तसल्ली से कराना। सेकंड हैंड कार पे हमारा जो वीडियो है वो आना बाकी है, वो आएगा इसी मंथ में मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा भी जिप्सी का भी साथ साथ चल रहा है, काम भी चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा व्यस्त है। अब मान लो आप यहाँ से अपनी गाड़ी खरीद के साउथ में ले गए या नॉर्थ में कहीं ऊपर ले गए, जे के लिए जहाँ भी लेके चले गए, आपने एनओसी करवा ली, तो उसके ऊपर आपका जो आपकी स्टेट का नंबर चढ़ेगा। मान लो आपने गुजरात की कराई तो गुजरात का नंबर लगेगा, राजस्थान कराई तो आरजे लगेगा,
हरियाणा में कहीं बाहर की तरफ कराया आपने, दिल्ली एनसीआर से बाहर, तो एचआर लगेगा। तो वो जो नंबर लगेगा वो ऐसे नहीं लगेगा, आपको वहाँ का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और अब आप सोचो कि भाई जो मेरा यहाँ का 5 साल का रोड टैक्स था, मैंने तो 15 साल का रोड टैक्स पे किया था, तो सरकार मेरा 5 साल का रिफंड करेगी? सरकार भाई साहब एक दिन का रिफंड नहीं करेगी। आप आज गाड़ी रजिस्टर करा लो दिल्ली में या किसी भी स्टेट में करा लो, मैं दिल्ली को अकेला नहीं कहता, किसी भी स्टेट में आप आज की डेट में अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हो, चाहे चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल है, जो भी है, और आप वहाँ से एनओसी लेके कहीं दूसरी स्टेट में उसको रजिस्टर्ड करवाते हो, तो भाई आपको एक दिन का भी रोड टैक्स रिफंड नहीं होगा। रिफंड पॉलिसी है ही नहीं सरकार के पास, पैसा चला गया तो चला गया, हम नहीं देंगे वापस। वैसे होना चाहिए रिफंड पॉलिसी, भाई जितने साल मैंने आपकी स्टेट का नंबर रखा है उतने साल का होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए, लेकिन आज तक ये पॉलिसी नहीं बनी भाई रिफंड की। इसीलिए फिर सरकार ने BH सीरीज़ लगाई थी कि भाई अगर आप 4 स्टेट में आपका ऑफिस है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप आर्मी में हैं, तो आप BH सीरीज़ का नंबर ले लो। पर BH सीरीज़ में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसमें चॉइस का नंबर नहीं मिलता, भाई जिसको चॉइस का नंबर चाहिए, खैर वो अलग बात करेंगे। तो आप जब अपनी स्टेट में लेके जाएंगे तो आपको वहाँ का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात आती है रोड टैक्स पे कितना करना पड़ेगा। पहले क्या रूल था, या आज भी काफ़ी स्टेट्स में रूल है, कि जो गाड़ी की IDV होती है, ठीक है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो होती है, उसका 20% माइनस करके जो वैल्यू बनती थी और जो उस टैक्स स्लैब में आती थी, मान लो कोई गाड़ी है जिसकी IDV वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख का आप मान लो 20% उसमें से घटा दो, ठीक है, तो आपके घट गए भाई 2 लाख रुपए, बच गया आपका 8 लाख रुपए। अब 8 लाख पे आप लगा लो 8% टैक्स, ठीक है, तो हो गया 64,000, तो आपका टैक्स बन जाता है। उसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन फीस उस पर लगेगी 1,000, 1,500, 2,000, जिस स्टेट में है वैसी लगेगी। तो ऐसे आपकी गाड़ी उस स्टेट में हो जाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया कि अब जो IDV वैल्यू है उस पर हम टैक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। लोग क्या करते थे, इंश्योरेंस में अपनी IDV वैल्यू कम करवा के तो वहाँ से अपना टैक्स बचा लेते थे। IDV 10 लाख है तो IDV को भाई ठाके 5 लाख करवा लिया, ठीक है, इंश्योरेंस तो बाद में करा लेंगे चेंज अपने में करके, या फेक दे देते थे इंश्योरेंस, ठीक है, जिसमें IDV वैल्यू कम लिखी होती थी, तो सीधा सीधा आधा आधा वो टैक्स बचा लेते थे। जहाँ 64,000 लगना है वहाँ खाली 32,000 टैक्स में काम चल जाता था। तो ये सीन बहुत होते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो आपकी गाड़ी पे टैक्स लगेगा दूसरी स्टेट से आने पे 7% घटते 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 लगेगा, और मैक्सिमम 56% तक है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई ऑनलाइन भी अब आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हो गया भाई, ये एक्स्ट्रा खर्चा है अगर आप गाड़ी यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे अपनी स्टेट में ट्रांसफर करवाने का, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है। फ़ायदा तो है भाई, देखो सस्ते में आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन आपको अपनी स्टेट का भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब गाड़ी ले तो लेंगे, उसमें चेक क्या करें? अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में, अरे सस्ते में मिल रही है उठा लो, बस आज तो उठा लो बाद में देखेंगे। सस्ता बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। गाड़ी जब भी आप लग्जरी सेगमेंट की उठाते हो उसको भाई चेक ज़रूर कराना। एक प्रॉपर जो मैकेनिक है जो लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की सर्विस करता है उनको भाई साथ में लेके जाना, अपना चेक कराओ, टेस्ट ड्राइव कराओ। हालांकि टेस्ट ड्राइव से कई बार इतना पता नहीं लगता, बाद में कमी आ जाए तो अलग बात है, मौके पे एक बार तो चेक कराना आपका बनता है। और लग्जरी सेगमेंट को लेने का एक और नुकसान भी आपको हो सकता है, आपने मान लिया आज तक नॉर्मल गाड़ियां रखी हैं खूब, लेकिन जब आप एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी रखते हो तो खाली उसके अंदर पेट्रोल डीजल नहीं डलता, उसकी भाई मेंटेनेंस भी होती है, और लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की मेंटेनेंस ही इंसान को मारती है। जल्दबाजी में आप यहाँ से गाड़ी तो उठा के ले गए, लेकिन वहाँ जाके जब आपको पता लगा कि भाई साहब एक सर्विस पे ही मेरे 50,000 रुपये लग गए, फिर क्या करोगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर तो गए, सस्ता पड़ गया ना महंगा। तो ये चीज़ माइंड में रखना, लग्जरी गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट महंगी पड़ती है एज़ कंपेयर टू आपकी जो नॉर्मल कार्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहीं जल्दबाजी में गाड़ी उठा लो और फिर आप कहोगे अरे भाई साहब ये तो लोचा हो गया, ऐसे माथा पकड़ना पड़ जाएगा। अब आते हैं दिल्ली में किनको अपनी गाड़ियां अभी बेचने से रुकना चाहिए। देखो मोस्टली आप देखो कि हरियाणा में, दिल्ली में, इधर उनकी मोस्टली गाड़ियां CH या HP नंबर में मिलेंगी आपको, क्योंकि चंडीगढ़ में जो रोड टैक्स लगता है वो लगता है भाई आपके बेस प्राइस पे। बेस प्राइस क्या होता है, जिसके अंदर आपका SGST CGST यानी स्टेट का और सेंटर का टैक्स जो होता है, जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है, जो मतलब बिल्कुल बेस प्राइस होता है, ठीक है, उस बेस प्राइस के ऊपर टैक्स लगता है इनमें, तो वहाँ पे आपका टैक्स बच जाता है। इसीलिए लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ आपको इन दो स्टेट्स में ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई मिलेंगी।
तो अगर आपकी इन 2 स्टेट्स की गाड़ियां हैं तो अभी आपको बेचने की दिक्कत नहीं है। अभी तो आप आराम से चला ही सकते हैं क्योंकि आपकी बाहर की हो गई, ठीक है। दिल्ली वाली को ज़्यादा रोक रहे हैं, तो फिर भी अगर ज़्यादा रोक लगती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपकी गाड़ी डीएल नंबर नहीं है, तो आप जल्दबाजी में नुकसान में ना बेचें। ये फ़ायदा मिलेगा आपको। एचपी नंबर हुई, सीएच हुई, या दिल्ली से बाहर की या हरियाणा की नंबर की भी आपकी जो एनसीआर से बाहर की है उसको भी ये फ़ायदा मिलेगा। पर मेनली जो डीएल नंबर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा नुकसान है, इसलिए लोग अब और ज़्यादा कम डीएल नंबर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, मतलब या आगे आने वाले में करवाएंगे। मेरे को तो अब जो भी बंदा मिलता है जिसको डीजल गाड़ी लेनी है, मैं तो उसको सजेस्ट यही करता हूँ कि भाई डीएल नंबर रजिस्टर्ड मत लियो। एक तो तू टैक्स 12% भरेगा, ऊपर से फिर 10 साल की आरसी तेरी, तो मना ही करता हूँ मैं तो भाई अदर स्टेट में रजिस्टर्ड करा ले, कल को बेचनी भी हुई तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपका बाहर का नंबर है तो आपको अभी इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी आराम से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने बचे हैं तो आप आराम से अपनी गाड़ी को OLX पे डालिए, एचपी नंबर वहाँ पे दिखेगी तो बंदे को भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना सोचेगा कि हाँ एचपी की है, दिल्ली नहीं है, जो भी है आप अपना देके आराम से मुक्ति पा सकते हो। कि मेरी तो भाई सरकार को यही सलाह है, या जो भी ऑफिशियल्स बैठे हैं जो इस पॉलिसी को बनाएंगे या रिव्यू जो भी कर रहे हैं, और अगर वो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो भी जब हमारा बना था उसी दिन भाई स्टे लग गया था, तो वही है कि पोल्यूशन के आधार पे आप कर देना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, मतलब इतने लोग खुश हो जाएंगे जो लोग आज गवर्नमेंट को अंडशंड बोल रहे हैं, जो भी कहते हैं। देखो मैं नहीं कहता किसी को भी कहो यार ऐसे, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वो आपको भाई बहुत दुआएं देंगे, सच में, सच बता रहा हूँ, मतलब ठीक है। पोल्यूशन करती हैं हमारी गाड़ियाँ, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पे भी तो नॉर्म्स लगा दो। BS6 तो लगा दो थोड़ा सा उनके ऊपर। 7 तो चलो आप अभी डरा रहे हो, आएगा आएगा आएगा, 6 तो लगा दो, 4 को ही मैंडेट करवा दो। और तो पता नहीं BS1 में ही चल रही है मेरे ख्याल से फैक्ट्रियाँ तो सारी, ठीक है, तो BS4 ही लगा दो। 5 आपने स्किप करवा दिया था, 5 लगा दो, कुछ तो लगा दो उनके ऊपर। BS5 6 तो लगाओ, कुछ तो लगाओ। तो वो चीज़ है भाई, उनके ऊपर थोड़ी सी लगाइए, और जो बैन है उसको प्लीज़ पोल्यूशन के आधार पे करवा दो। मैं कह रहा हूँ बस मज़ा सा आ जाएगा। और हाँ, पोल्यूशन के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसको रोक दीजिए। जो खाम खा में झूठा पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं या बनता है जहाँ से, उन सेंटर्स को आप बंद कर दीजिए। तो ऑफलाइन सेंटर्स हैं चेक करने वाले, उनको प्रॉपर बंद कर दो, सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा। और रियल टाइम डाटा जाना चाहिए उनके पास। जो गाड़ी का पोल्यूशन करवाने आई है गाड़ी, उसका डाटा रियल टाइम में होना चाहिए। मतलब यूँ नहीं कि ऑफलाइन चल रहा है ना, कि अपने आप से डाटा फीड कर दिया। और अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन करती हुई ऐसा पाई जाती है तो एक बार उसको मौका दे दो कि भाई आप अपनी गाड़ी ठीक करा लो, आप दोबारा पोल्यूशन चेक कराने आ जाना 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद। फिर भी अगर उस गाड़ी का पोल्यूशन पाया जाता है खराब, तो उस पोल्यूशन सेंटर वाले को आप इतनी अथॉरिटी दो कि वो उस गाड़ी की फ़ोटो क्लिक करे और वहीं पे अपलोड कर दे। और ऐसा करने पे आप इनाम रख दो कि जो भी पोल्यूशन सेंटर वाला भाई ऐसे करके अपलोड करेगा गाड़ी को, पोल्यूशन करने वाले को, उसको 500 रुपये, 1000 रुपये इनाम मिलेगा। तो उसको भी लगेगा कि तेरे को इंसेंटिव मिलेगा, फोटो अपलोड करूंगा तैसे। ये दूसरी बारी में करना है फोटो अपलोड, पहली बारी में नहीं, एक बार तो चांस देना है भाई। दूसरी बार भी अगर पोल्यूशन खराब आता है तो भाई आपको उसका कर दो, फिर उसको आप स्क्रैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई नहीं कहेंगे, चाहे वो मेरी खुद की गाड़ी क्यों ना हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूं कि बहुत से लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक मौका तो सबको देना चाहिए। एक बार तो उसको पता लगेगा ना कि मेरी गाड़ी पोल्यूशन इतना कर रही है, दूसरी बारी में तो उसको कराना है ना ठीक। तो बस यही है, पोल्यूशन के आधार पे हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, फिर डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको मैं, लोग अब डरे भी हुए हैं कि गाड़ियां लें या ना लें, 10 साल का रूल है, 15 का है, पूरे देश में लागू कर देंगे। भाई कोई भी देश आप देख लो, गाड़ियां वहां बिकती भी हैं और वहां पुरानी भी चलती हैं। जब तक ये डंडा नहीं आया था ना, गाड़ियां खुल के बिक भी रही थी और गाड़ियां रीसेल भी हो रही थी, सारा काम हो रहा था। लेकिन वो ना डर का माहौल बना दिया, दबिश डाल दी, इस चक्कर में ना सारी जो चेन है वो बिगड़ गई। ये जानकारी थी भाई आज इस वीडियो के अंदर जो मेरे को आपको पहुंचानी थी, ताकि आप गाड़ी खरीदें या बेचें या डीएल नंबर से जो भी रजिस्टर्ड आपकी क्वेरीज थी वो मैंने आपकी भाई सॉर्ट आउट कर दी। और एक सलाह और दूंगा कि अगर आप भी डीजल गाड़ी खरीद रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि डीएल का नंबर आज की डेट में ना लें। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ना खुश होगी मेरे इस बयान से, क्योंकि उनका तो रोड टैक्स चला गया ना भाई, क्या नहीं। तो भाई ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाओगे तो बहुत कुछ जाएगा, क्या नहीं। तो वही है, बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थम्स अप जरूर दीजिएगा।
अच्छा क्या लगा, गलत क्या लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।